आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जीज़। हाइपर सेंसिटिविटी हम कहते हैं कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में अगर आपकी बॉडी में कोई एलर्जन, कोई पॉइज़न, कोई टॉक्सिन इंटर होता है, उसकी अमाउंट बेशक ज़्यादा ना हो मगर आपकी बॉडी में जाके वो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस करता है, उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। और एलर्जीज़ जो हैं वो हो सकता है आपको रैशेस प्रोड्यूस करे, स्नीजिंग प्रोड्यूस करे या अदर आउटकम प्रोड्यूस करे, बट उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा डेवस्टेटिंग नहीं होता। जब हम बात करते हैं कि भाई कि ऐसा एंटीजन जिसको बॉडी रिकॉग्नाइज करे ये मेरे लिए ठीक नहीं है, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होता है? टिश्यू इंजरी हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है, अगर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ भी हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हम कहते हैं कि भी बेसिकली दो लेवल के ऊपर होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि एक हमारे पास ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है और एक सेल में भी। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो सॉल्युबल एंटीबॉडीज़ की वजह से है। मीन वो सॉल्युबल एंटीबॉडीज़ कौन सी है? बी सेल्स है। और दूसरे कौन सी हैं? सेल मेडिएटेड। वो बी सेल भी हो सकता है, वो टी सेल भी हो सकता है। ओके, अब इसके अंदर जैसे मैंने अभी बताया इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है, दूसरा है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट कहते हैं कि फ़ौरन से, जिसको हम एनाफ्लेक्टिक शॉक भी कहते हैं। हमने बात की थी पीछे एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन, जिसके अंदर वो जेलीफिश के साथ डॉग को इम्यूनाइज करने की कोशिश कर रहा था वो बंदा। इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनते हैं और ये रिस्पॉन्स विद इन मिनट्स के अंदर आता है, जबकि जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है इसका रिस्पॉन्स डेज के अंदर आता है। इसकी एग्जांपल्स मैं अभी आपको लेक्चर जब जैसे जैसे प्रोसीड होगा मैं आपको एग्जांपल भी इसकी प्रेजेंट करूँगा। नॉर्मली ये 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटीज़ हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। टाइप 1 जिसको हम IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। टाइप 2 जिसको हम IgG या IgM मेडिएटेड या साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। टाइप 3 जिसको हम कहते हैं इम्यून कम्प्लेक्स बेस्ड हाइपर सेंसिटिविटी है, ये भी मीन आपकी आती है कम्प्लेक्स मेडिएटेड। और चौथी है टाइप 4 जिसको सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। आगे इसकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। ये जो पहली 3 है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये आपकी ह्यूमोरल में आती हैं, जबकि जो 4 टाइप है ये आपकी सेल मेडिएटेड के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1। इसकी एग्जांपल क्या है? एनाफ्लेक्टिक शॉक, एस्थमा, फूड एलर्जी, हे फीवर, हाइव्स या बग बाइट्स। बग बाइट्स जैसे हम कहते हैं कि भी अगर किसी ने येलो बी काट लिया या हनी बी ने काट लिया। कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि भी हल्का सी स्वेलिंग होती है और बात ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों का पूरी बॉडी क्या होती है, इवन फेस तक स्वेल हो जाता है। जी बेटा, हे फीवर बेटा एक किस्म की आपका मीन कहने डिजीज़ है जिसके अंदर आपके बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और इवन डेथ तक भी पहुंच जाती है बात। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम कहते हैं दिस इज IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, और ये इंड्यूस होती है जब आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन या एलर्जन इंटर होता है। एलर्जन कौन कौन से हैं अभी मैं 2-4 स्लाइड के बाद बताऊंगा कि कौन से एलर्जन कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी काज कर सकते हैं। ऐसा एलर्जन जो बॉडी के जाके इम्यून सिस्टम को सैनिटाइज कर दे और बॉडी IgE प्रोड्यूस करना शुरू कर दे उसके अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? टाइप 1। लेट्स सपोज ये एक पैथोजन है, इसके ऊपर क्या है? एक एंटीजन। बॉडी के अंदर ऑलरेडी हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि एक मैकेनिज्म मौजूद है, आर्मी ऑफ द सेल्स मौजूद है, जिसके अंदर IgG भी है, IgD भी है, IgA भी है, IgM भी है और IgE भी है। अब यहाँ पे हमारे पास IgG भी है, IgM भी है और IgA भी है और IgE भी है। ये पैथोजन इंटर हुआ, ये भी इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ये भी और ये भी। ये इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है, बट अगर IgE इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है तो बॉडी, मैंने पहले भी कहा था, जिस चीज़ को IgE बाइंड कर लेगी वो चीज़ हमारे लिए क्या है? एलर्जन है। वो एलर्जन है। एलर्जन का मतलब ये है कि वो उसने हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया।
अब ये आगे IgE क्या करेगी, वो आपकी करती है डीग्रैनुलेशन करती है। डीग्रैनुलेशन के भी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ ये क्या है। अब ये डीग्रैनुलेशन क्या करती है कि हमारे सेल्स हैं, हमने कहा मैक्रोफेजेस हैं या दूसरे हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिसेप्टर होता है जिसको क्या कहते हैं FC रिसेप्टर। और हमने जब एंटीबॉडी की बात करी थी हमने कहा था एंटीबॉडी के ऊपर भी क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है जिसको ये F फ्रैगमेंट है, जो फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसके ऊपर एक फ्रैगमेंट है जिसको FC फ्रैगमेंट कहते हैं। ये फ्रैगमेंट इस फ्रैगमेंट के साथ बाइंड करता है तो आपको क्या होती है, इम्यून रिस्पॉन्स आगे कंटिन्यू हो जाता है और ये चलता रहता है और तब जाके डीग्रैनुलेशन होती है सेल्स की और वो सिस्टम फैल जाता है। अब ये एग्जांपल है उसकी। लेट्स सपोज जैसे यही बात मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है, ये एक बी सेल है, ये टी हेल्पर सेल है। यहाँ पे बी सेल क्या कर रहा है, एज ए APC के तौर पे काम कर रहा है, प्रोफेशनल APCs। मैंने आपको बताया था कि 4 डिफरेंट किस्म के प्रोफेशनल APCs होते हैं, जिसमें हमारे पास डेंड्राइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, बी सेल्स हैं और एक और भी थे, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, एक और भी थे, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, बट माइंड में आते तो मैं बता देता हूँ। नहीं, एक और टाइप के सेल थे, वो मैं आपको माइंड में आता है तो मैं बता देता हूँ। चलें, अब यहाँ पे ये APC के तौर पे काम कर रहा है। इसने एंटीजन को, यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, इसको क्या करें, ये आपके पास एंटीजन है, इसने इसको डिटेक्ट किया और इसके साथ ये बाइंड हो गया। जब इसने, अब ये कौन सा बी सेल है, ये ऐसा बी सेल है जो कि IgE प्रोड्यूस कर रहा है। बी सेल एक जनरल टर्म है, इसके ऊपर रिसेप्टर जो होता है वो एंटीबॉडी होती है। बी सेल के ऊपर IgG भी हो सकता है, बी सेल के ऊपर IgM भी हो सकता है, बी सेल के ऊपर IgE भी हो सकता है। अब ये बाइंड हुआ इसके साथ, इसने मेमोरी सेल बना ली है और साथ में इसने प्लाज्मा सेल बना लिया। मेमोरी सेल फ्यूचर के लिए सेव हो गए और प्लाज्मा सेल क्या हो गए आपके, इसने एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर दी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये गए मास सेल के ऊपर, जैसे ये मैं बात आपको बता रहा था, ये आपके पास क्या थे, मास सेल, जिनके ऊपर क्या है, एक रिसेप्टर है, ये वो रिसेप्टर है। अब ये वो रिसेप्टर है, अब इस रिसेप्टर से क्या बाइंड कर रही है आपकी एंटीबॉडी और इसकी क्या हो रही है, यहाँ पे बाइंडिंग हो रही है। अब जब ये बाइंडिंग होगी तो इसकी डीग्रैनुलेशन, ये डीग्रैनुलेशन है, ये क्या है, इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, सेल की वॉल के साथ आकर छोटे छोटे पार्टिकल बन के क्या हो जाएंगे, ये फैलना शुरू हो जाएंगे और ये क्या हो गए, पूरी बॉडी में आपकी फैल जाएंगे और पूरी बॉडी में आपके तमाम, आपके म्यूकस ग्लैंड्स को, ब्लड वेजल को, मसल्स को, सेंसरी ऑर्गन्स को, इओसिनोफिलर सेल को, हर चीज़ को इफेक्ट करेंगे। और यही रीज़न होती है कि जब किसी को एलर्जी होती है उसकी पूरी बॉडी पे क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन शुरू, हाइज, और दिल करता है कि बंदा बस करता ही रहे और स्किन पूरी क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। वो क्या होता है, वो इस मास सेल डीग्रैनुलेशन की वजह से हो रहा है। अब ये डीग्रैनुलेशन का मतलब ये है कि छोटे छोटे ग्रैनुल बाहर निकल गए और उन्हें पूरी बॉडी में क्या कर दिया, एक इम्यून एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। अब टाइप 1 के अंदर हमने ये बात कर रहे हैं, हमारे जो एलर्जी की टाइप है IgE की वजह से, ये आपकी कौन सी है, टाइप 1 है। जो एलर्जन है इसके अंदर क्या आते हैं, एक टर्म इस्तेमाल होती है अटोपी, ATOPY। अटोपी क्या है, हेरिडिटरी प्रीडिपोजिशन, जो कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कॉज करती है। हेरिडिटरी प्रीडिपोजिशन का मतलब है कि कोई ऐसी एंटीजन या ऐसी जीन अरेंजमेंट आ गई है जो किसी एक चीज़ के अगेंस्ट क्या है, सेंसिटिव है। लेट्स सपोज पीनट की एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं। पीनट नॉर्मली एक फूड आइटम है, बट अगर किसी के अंदर हेरिडिटरी डिपोजिशन है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि यूरोपियन पीपल के अंदर या US पॉपुलेशन की, उनकी जो जेनेटिक लाइन है ऐसी चल रही है कि ज़्यादातर लोग पीनट से एलर्जन होते हैं, क्योंकि उनके जेनेटिक मेकअप में कोई ऐसी जीन मॉडिफिकेशन हो गई है, जब भी पीनट वो खाते हैं तो उनकी बॉडी उसको क्या समझती है, ये एलर्जन है। इसको हम कहते हैं हेरिडिटरी प्रीडिपोजिशन, कि पहले से उसकी हेरिडिटरी मटेरियल में वो चीज़ मौजूद है। इसी तरह हम कहते हैं कि भाई जो आपकी IgE है, इसका लेवल हमने जब पढ़ी थी इनकी, तो इनका लोएस्ट लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर।
लोएस्ट लेवल क्यों मेंटेन रखा जाता है कि हर चीज़ को ये पकड़ पकड़ के एलर्जी ना काज करते रहे, बट इतना होता है कि कोई टॉक्सिन चीज़ आए उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स दें। इसकी हाफ लाइफ होती है 2 से 3 दिन, मतलब ये जो आज बनी है IgE वो 2-3 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी, उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी एक नया मालिक्यूल और ये चलता रहेगा। बट जब ये बेसोफिल के साथ या मास्ट सेल के साथ अटैच हो जाती है, इसकी हाफ लाइफ कितनी हो जाती है, वीक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही रीज़न है कि जिनको एलर्जी शुरू होती है वो जब तक एंटी एलर्जिक मेडिसिन ना लें उनकी वो हालत बेहतर नहीं होती। वो जो हम एंटी एलर्जी मेडिसिन ले रहे होते हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली इस मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन को या जो आपके हिस्टामिन के मालिक्यूल जो रिलीज होते हैं उनको ब्लॉक कर रहे होते हैं। ब्लॉक करने का मकसद है कि अगर ये जो प्रोसेस हो रहा है ना ये रुक जाए। हम क्या करते हैं, हम इसको ब्लॉक कर देते हैं या इसको ब्लॉक कर देते हैं कि यहाँ पे बाइंडिंग ना हो। हम एंटीबॉडी को कुछ नहीं कर रहे और ना ही हम एंटीजन को कुछ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इनको ब्लॉक कर रहे हैं ताकि अगर डिग्रेनुलेशन हो के वो सिवेरिटी ना काज हो। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो ब्लॉकिंग हो जाती है, क्योंकि अगर इसको ये नहीं मिलेगा तो आगे एलर्जी नहीं फैलेगी। इसके अंदर और मास्ट सेल हैं, बेसोफिल्स हैं और हाई एफिनिटी है, लो एफिनिटी है, वो डिफरेंट इसके रिसेप्टर्स हैं, वो हम बात कर चुके हैं उसमें। हाई एफिनिटी एंड लो एफिनिटी का रिसेप्टर का मतलब यही है कि ये यहाँ पे कहाँ पे बाइंड करता है इसके साथ। अब ये वो कॉमन एलर्जेंस हैं जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी काज कर सकते हैं। प्लांट पोलन, जैसे अभी सीज़न शुरू हो गया होगा या हो गया है कि अभी इस सीज़न में जब पोलिनेशन होती है और पोलिनेशन के दरमियान जो छोटे छोटे स्पोर्स जो उड़ते हैं, बहुत से लोगों को उसके खांसी, छींकें वगैरह, गला ख़राब शुरू हो जाता है। ये वो पोलन्स हैं, प्लांट पोलन्स हैं। इनके अंदर रैगवीड है, तिमोथी ग्रास है, ब्रीच ट्री है, राई ग्रास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फूड के अंदर नट्स में वही पीनट्स वगैरह बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। नट्स एक जनरल टर्म है बट इसके अलावा भी हो सकता है। इसके अलावा सी फूड्स हैं। सी फूड का मतलब है आपके फ़िश हो गए। खैर हम तो ज़्यादातर फ़िश ही खाते हैं, बट जो गैर मुल्की हैं उनके अलावा वो दे ईट लॉट ऑफ थिंग्स, एंड चाइनीज़ तो सब कुछ खा लेते हैं। एग्स एक कॉमन चीज़ हम सब खाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई रेयर ही होगा जिसको एग से एलर्जी होगी, बट अदरवाइज वी डोंट हैव सच थिंग। पीज एंड बीन्स नो एलर्जिक रिएक्शन, मिल्क नो एलर्जिक रिएक्शन, बहुत कम होता है। मिल्क से जो होती है हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, बट दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, दैट इज़ नॉट एलर्जी। इसको उसके साथ मिक्स नहीं करना। उसका ये मतलब है कि आप लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो क्या होता है कि भी आपके पेट के अंदर गैस बननी शुरू हो जाती है। जब भी आप दूध पिएंगे और आपके पेट के अंदर क्या होगी, गैस डेवलप हो जाएगी। दैट इज़ अ मिल्क इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। इसके अलावा एनिमल हेयर एंड डेंडर, कुछ नॉर्मली ये भी नहीं है हमारे पास। कुछ लोग होते हैं कि भाई बिल्ली को ऐसे सहला लें तो छींकें शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ ड्यू टू टच ऑफ द एनिमल हेयर और डेंडर की वजह से उनको क्या होती है, एलर्जी होती है। लैटेक्स होता है प्लास्टिक, मीन जो आप ग्लव्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, काम करते वक्त या एक्सपेरिमेंट करते वक्त या अपने बालों को डाई करते वक्त, दीज आर ऑल। कुछ लोगों को होता है कि वो प्लास्टिक की चीज़ पहनते जाएँ उनके हाथ रेड हो जाते हैं, वो लैटेक्स वो चीज़ है। इसी तरह मोल्ड स्पोर्स हैं, जो फंगस के ये स्पोर्स जो होते हैं। ड्रग्स के अंदर कुछ आपने अक्सर देखा होगा, डॉक्टर जब कोई बीपी की या कुछ शुगर की मेडिसिन दे रहा हो उनसे लाजमी पूछते हैं कि आपको पेनिसिलिन से एलर्जी तो नहीं है। जो कोई डायबिटीज़ लोगों से या उससे जब कोई एंटीबायोटिक देता है, क्योंकि पेनिसिलिन भी आगे एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकती है। सल्फोनामाइड्स, एनेस्थीसिया, जब डॉक्टर कोई एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, वो भी एलर्जिक हो सकता है। सैलिकेट्स हैं, इंसेक्ट प्रोडक्ट्स में बीविनोम कॉमन चीज़ है, वास्विनोम कॉमन चीज़ है, एंटविनोम कॉमन चीज़ है, कॉकरोच, कैलिक्स, डस्ट माइट्स, छोटे छोटे जो वो होते हैं, ये सारी चीज़ें। मीन ये एक छोटी सी लिस्ट है, बात ज़रूरी नहीं है कि भी सब कुछ हो। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अगली स्लाइड्स में आएगी, मैं कुछ और आपको पिक्चर्स और डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें हम पोर्ट्रे करेंगे कि कौन कौन से टाइप की एलर्जी हो सकती है। ये वही बात है कि आपके जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव काज करते हैं। 2 किस्म के मेडिएटर्स हैं,
एक प्राइमरी मेडिएटर्स हैं और एक सेकेंडरी मेडिएटर्स। ये स्टोर्ड होते हैं ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में जो रेडी टू गो हैं, मीन ऑलरेडी प्रेजेंट है। एग्जांपल क्या है, जैसे भी हम बात कर रहे थे, बॉडी के अंदर हिस्टामिन है, प्रोटीएजेज है, ईओसिनोफिल है, कीमोटैक्टिव फैक्टर हैं और हेयर पिन्स हैं। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी हर टाइम मौजूद है, बस एलर्जन ने आना है और ये अपना काम कर देंगे। जबकि इसके मुकाबले में सेकेंडरी मेडिएटर्स हैं जो किसी रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, जैसे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ल्यूकोट्राइन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंड्स हैं, ब्रैडिकाइनेंस हैं, साइटोकाइन्स हैं और कीमोकाइन्स। जब एंटी एलर्जेंस देते हैं तो सम टाइम जो नॉर्मली हमारे पास एंटी एलर्जेंस होती हैं, जैसे टीडे हो गया या सॉफ्टन हो गया या इस तरह की हैं, दे आर मोस्टली एंटीहिस्टामिन्स, मोस्टली एंटीहिस्टामिन, क्योंकि जो प्राइमरी मेडिएटर्स हैं वो उनको ब्लॉक करने के लिए होती हैं। बट कुछ होती हैं जिनको हिस्टामिन से नहीं होती एलर्जी, बट उनके जो सेकेंडरी मेडिएटर्स होते हैं उनसे एलर्जी होती है, तो डॉक्टर क्या देते हैं, एंटी ल्यूकोट्राइन्स देते हैं। ये एक डिफरेंट सब क्लास है। अगर कोई आपके घर में कोई रेगुलरली यूज़ करता है मेडिसिन, एंटी एलर्जी यूज़ करता है, या आपके घर में जाके पड़ी हो, तो आज जाकर देखना वो कौन सी क्लास से है, क्या वो एंटी हिस्टामिन है या वो एंटी ल्यूकोट्राइन है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये प्राइमरी मेडिएटर्स हैं या ये सेकेंडरी मेडिएटर्स हैं। घर में कोई ना कोई पत्ता पड़ा होगा एलर्जी का, है वो तो होते ही हैं, वो जाकर देख लेना। मेरा मकसद क्या है कि आप चेक करें कि वो प्राइमरी मेडिएटर हिस्टामिन को ब्लॉक कर रही है या सेकेंडरी मेडिएटर ल्यूकोट्राइन्स को, ताकि आपको पता चले कि कौन से लेवल की उनको एलर्जी है। अब हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन कैसे बनती है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड। आपका कौन सा अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन, जो कि हमारा एक मेजर कंपोनेंट है और ये मिनट्स के अंदर होता है। और नेक्स्ट हमारे पास ये इन्वॉल्व होती है कंट्रैक्शन ऑफ मसल में, इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारी मूवमेंट है बाउल की, देन परमिएबिलिटी देता है और म्यूकस सेक्रीशन को इंक्रीज करता है। ये क्या है, ये हिस्टामिन के फंक्शंस हैं। बट जब एलर्जन आएगा, हिस्टामिन इन चीज़ों को छोड़ के कहाँ लग जाएगी, एलर्जी काज करने में लग जाएगी, मास सेल डिग्रेडेशन में काम लग जाएगी, या कुछ और आपके साइड इफेक्ट करने में लग जाएगी। ल्यूकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, इनका क्या काम है, वास्कुलर परमिएबिलिटी को इन्हांस करते हैं। वास्कुलर परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि हमारी जैसे गर्मियों में हमारी फीलिंग जो है ना बाहर को निकल आती है, ठीक है, उसमें वैसोडाइलेशन होती है, उसमें क्या होती है कि भी आपके मिनरल के एक्सचेंज, पसीना बाहर आता है, स्वेट बाहर आता है, मिनरल्स बाहर आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, के भी आपके जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। मसल प्रोडक्शन, खैर ये तो हार्ड मसल है, स्मूथ मसल का मतलब इंटरनल, जैसे आपके हैं म्यूकस नहीं, आपके मीन कह लें विंड पंप हो गया, आपके लंग्स हो गए, तो ये स्मूथ मसल है बेसिकली। साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस, साइटोकाइंस जो कम्युनिकेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं और कीमोकाइंस जो लिंकेज के अंदर और उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर हम कहते हैं सिस्टमैटिक एनाफिलैक्सिस है, लोकलाइज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं। सिस्टमैटिक एनाफिलैक्सिस ये वही चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं, जो कि क्विक है और कैन बी फैटल अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले। देन जिसमें आपके रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, कॉन्ट्रैक्शन, एडिमा और शॉक, ये उसके क्या है, आउटपुट है कि आपके रेस्पिरेशन ब्लॉक हो सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है, आपके ब्रोंकस की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, एस्थेमिक कंडीशन हो जाए। एडिमा कहते हैं कभी स्वेलिंग हो जाना बहुत ज़्यादा, और शॉक का मतलब है कि भी आप किसी वैसे ही सिनेप्टिक शॉक में चले जाएं, या आपके नर्व शॉक लग जाए, या आपके ब्रेन को कोई अल्लाह ना करे कुछ प्रेशर पड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लोकलाइज हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन क्या होता है, जो आपके एक टिश्यू या एक ऑर्गन के ऊपर फिक्स्ड है, जैसे हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस है कि भी उसके अंदर पूरी स्किन के ऊपर वो आ जाता है। एस्थमा जो सिर्फ सांस की प्रॉब्लम काज करता है। डर्माटाइटिस एक्जिमा कहते हैं, और जिसमें आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इवन गिरना भी शुरू हो जाती है और ऐसे लगता है कि पता नहीं अजीब सा हो जाता है। और अटॉपिक यूटिरिकेरिया है जो कि हाइव्स वगैरह आपको बढ़ जाते हैं। फूड एलर्जन
जो कि आपको एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन वगैरह इसके कॉज कर सकते हैं। एस्थमा आप जानते हैं, क्विक सा ओवरव्यू है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है कि आपकी स्वेलिंग हो जाती है, ये विंड पाइप आपके बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, जिसमें आपको इतने स्वेल हो जाते हैं कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं जो एपिथेलियल सेल पे लग जाते हैं, जो कि इओसिनोफिल और न्यूट्रोफाइल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये इंजरी काज कर सकते हैं और टॉक्सिक हो सकते हैं एंजाइम्स और साइटोकाइन्स। सिमिलरली यही है कि आपके सिलिएटेड कॉर्नर को सिलिया होती हैं, ये आपकी विंड पाइप के अंदर जो प्रोपेलिंग मूवमेंट करते हैं उनको हम सिलिया कहते हैं, और इनकी लाइन के अंदर ब्रोंकस के अंदर होती है, उनको इफ़ेक्ट करते हैं। अब ये आपके पास है जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का, ये वाली साइड आपको रिप्रेजेंट कर लिया अर्ली रिस्पांस, और ये कर दिया आपको लेट रिस्पांस। इसमें क्या है, ये वही चीज़ है कि ये आपके पास एक मास्ट सेल है, इस मास्ट सेल के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एंटीबॉडी कौन सी होगी, IgE, और इसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक एलर्जन लगी हुई है। जब ये इस मास्ट सेल पे होगी, मास्ट सेल की डिग्रेनुलेशन होगी, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, हिस्टामिन प्रोड्यूस करेगी। हिस्टामिन प्रोड्यूस के साथ ये ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करेगी, और आगे क्या होगी, वैसोडाइलेशन होगी। देन म्यूकस सेक्रीशन हो रही है, म्यूकस ग्लैंड इसके अंदर इन्वॉल्व है, ब्लड वेजल्स को इफेक्ट कर ली है। ये क्विक रिस्पांस है जो ओवरऑल आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। लेट रिस्पांस में क्या हो रहा है कि भाई आपके पास ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ये लेके आया टी सेल्स पे, और टी सेल ने क्या किया, उसको डिटेक्ट करने में 8 से 10 दिन लगा दिए। जब उसने डिटेक्ट किया तो आगे से यही सिस्टम शुरू होगा, और आगे ये किसको इनिशिएट करेगा, इन तमाम मॉलिक्यूल को इंक्रीज करेगा, जिसमें आपकी इन्फ्लेमेशन होगी और आपके एपिथेलियल इंजरी होगी, आपके इओसिनोफिल उसके ऊपर इफेक्ट होंगे, और अल्टीमेटली इट लीड टू द बिन आप कह लें कि भी आपको कंटिन्यूस स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, या विद द ग्रेजुएशन ऑफ टाइम आपकी एलर्जी की कंडीशन क्या होगी, इनिशियली हल्का फुल्के सिम्टम होंगे, मगर हफ्ते 10 दिन के बाद वो इतना सीवियर हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि एकदम से एलर्जी का अटैक आ गया। तो ये अर्ली रिस्पांस और इसका लेट रिस्पांस। इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ आती है? कभी कोई गया है इस्लामाबाद के अंदर एक नेशनल एलर्जी सेंटर है, पता है किसी को? नहीं, चलें गुड, ये अच्छी बात है ना कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी को नहीं है। अदरवाइज़ वो जब हॉस्पिटल है वहाँ पे नेशनल एलर्जी सेंटर, उसमें आप क्या करते हैं, जब आपको किसी एलर्जी की शिकायत हो वो आपको पिन करते हैं, मीन उनके पास एक बारीक सी सुई होती है, वो हल्का हल्का आपको क्या करते हैं, नॉब करते हैं उससे, हाँ, और उसके साथ डिफरेंट किस्म के केमिकल आपको लगा देते हैं। ये नॉब ना भी करें तो उनके पास वो एक स्लाइड जितनी होती है, इसमें वो डिप करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, डिप करेंगे अगला यहाँ पे लगा देंगे। वो बेसिकली क्या होते हैं, एलर्जन होते हैं डिफरेंट किस्म के। जैसे यहाँ पे हिस्टामिन है, फीदर है, फीदर क्या है कि भी एक किसी भी जानवर, ये कैट है, ये डॉग है, ये हॉर्स है, शीप वूल है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊन से बनी हुई कोई जर्सी पहन लेते तो उनको यहाँ पे सारे रैशेस पड़ जाते हैं। दैट्स मीन दे हैव एलर्जी विद द शीप वूल। अब उसी तरह अल्टरनेरिया है, डेजी पोलन है, ग्रास पोलन है, ब्रिज पोलन है, प्लेन ट्री पोलन है, और ये नेगेटिव कंट्रोल है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इमेज यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट जब आप बुक में देखेंगे तो आपको बड़ी क्लियर नज़र आएगी। यहाँ पे ये स्वेलिंग हुई हुई है, थोड़ी सी उभार हुआ हुआ है। वो क्या करते हैं, ये अप्लाई करके बंदे को कह देते हैं कि आप यहाँ पे बैठ जाएँ, बस 20 मिनट के बाद आके देखते हैं जहाँ जहाँ निशान ये उभरा हुआ होगा, इसका मतलब है उस पर्सन को उस चीज़ से क्या है, एलर्जी, और फिर उसकी वो आगे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब है यहाँ पे कोई उभार नहीं आया, इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ उन्होंने पानी लगाया और कुछ नहीं लगाया। तो ये एक वे है, क्लिनिकल मेथड है कि भाई डिटेक्ट करने के लिए क्या उस बंदे को टाइप 1 की एलर्जी है कि नहीं है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? पूछ लो। अब क्यों होती है ससेप्टिबिलिटी, क्या है आपकी? एयर पॉल्यूशन की वजह से आपकी एलर्जी इंक्रीज हो सकती है। आप फार्म एनिमल या बैक्टीरिया से आपका एक्सपोजर है अचानक से, बट अगर आपका एक्सपोजर
इनिशियल लाइफ में, मीन आपका बचपन में उनसे एक्सपोजर रहा है तो आपको एलर्जी कम होगी। बट अगर आपकी वो वही आपका जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, एक कंसेप्ट था, कौन था, हार्ड इम्यूनिटी का, नहीं हार्ड इम्यूनिटी का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, और साथ में एक और भी था, हाइजीन हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था। उसके अंदर हमने कहा था कि जो लोग फार्म एरिया में या एनिमल्स के करीब ज़्यादा रहते हैं उनकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग सिटी के अंदर रहते हैं। तो वही हाइजीन लिखा भी हुआ है यार, बोल नहीं रहे आप लोग। देन हमारे पास क्या है, डाइट है और जेनेटिक्स, कि आपकी डाइट कैसी है और आपका जेनेटिक्स कैसा है। ये दोनों बातें मैं अभी पीछे आपको एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ। ये यहाँ पे वही बताया हुआ है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके कौन कौन से हैं, एयर पॉल्यूशन, और आपके पास है वेस्टमाइज्ड मीन धुआं वगैरह, जो आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लो गट, हाँ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आप कह लें। लो गट माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, कि भी आपके अंदर आप इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं या आपकी डाइट इतनी अनहेल्दी है कि जो नॉर्मल माइक्रो फ्लोरा है आपके गट का वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। लो फाइबर डाइट, आप चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, मगर सब्जियां आप बिल्कुल नहीं खाते। तो इसका मतलब ये है कि आपके डाइट के अंदर फाइबर नहीं है। फाइबर ना होने का मतलब ये है कि भी आपकी इम्यूनिटी अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हो रही है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और ये प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं आपके। प्रोटेक्टिव फैक्टर में आपके क्या है, फार्म इन्वायरमेंट के करीब रहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में है जहाँ पे आपके पास जानवरों के साथ इर्द गिर्द आपका कोई ना कोई लिंक ज़रूर है। आप हेल्दी डाइट लेते हैं, फाइबर रिच डाइट लेते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, आप बैलेंस डाइट रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके क्या करती हैं, गट को और आपके इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, हेल्दी बना के रखते हैं, जिससे आपके एलर्जी होने के चांसेस कंपैरेटिवली क्या होंगे, कम होंगे। बेटा आपका जो फैक्टर है, जो जेनेटिक फैक्टर है, उसको तो हम इतना बाईपास नहीं कर सकते, बट हम चाहें तो अपने इस इन्वायरमेंटल फैक्टर को बाईपास कर सकते हैं। और हमारे केसेस में जो कहते हैं कि पहले इस चीज़ से एलर्जी नहीं थी, अब इस चीज़ से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, तो 100% वो किस वजह से, हमारे इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस की वजह से। हमारे इवन यहाँ पे ये स्मोकिंग वगैरह और बाकी चीज़ें भी दिखाई हैं। डेफिनेटली दीज आर द अदर पैरामीटर्स जो बॉडी को क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। यहाँ पे वही चीज़ दिखाई हुई है कि ये आपके बैरियर्स हैं। अब इस बैरियर में ये देखें, ये आपका हेल्दी स्पॉट है, बट जब आप ये चीज़ आ रही है आपकी, तो इनके अंदर देखें ये गैप्स आ गए। अब इनके गैप आने की वजह से ये क्या है, एलर्जिन आपके बाईपास हो रहे हैं, मिसप्लेस हो रहे हैं और अंदर एंट्री ले रहे हैं। इस साइड पे बैरियर बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ इंटर नहीं हो रही, और वहाँ पे आपके वही है, बी सेल हैं, टी सेल हैं, डेंड्राइटिक सेल हैं, बेसोफिल हैं, मास्ट सेल हैं, फिर वो आगे सारा वही प्रोसीजर शुरू हो जाएगा जो पहले होता रहा। अब हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, टाइप 1 को, कि आप सबसे पहले जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उससे दूर ही रहे तो बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बेहतर यही है कि आपको पता है कि अगर आपको पीनट से एलर्जी है, चाहे जितना भी दिल कर रहा है कि नहीं खाने, बजाय इसके कि भी पूरा महीना फिर आगे गोलियां खानी पड़े, तो बेहतर है कि पीनट ही ना खाओ। अमीनोथेरापी, अगर आप देख लें कि भी हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन जाके आपके एलर्जन के साथ या एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर लेते हैं, जिससे उनको आगे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने का उनको टाइम नहीं मिलता या उसको मौका नहीं मिलता। हम उसको शिफ्ट करवा देते हैं कि वो IgE से बाइंड करने के बजाय कहाँ पे बाइंड कर लें, IgG के साथ। प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है जो चीज़ IgE के साथ बाइंड करेगी वो आपकी क्या है, एलर्जी। अगर IgG से बाइंड करेगी तो एलर्जी नहीं है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम डिज़ाइन करें जो कि एंटी ह्यूमन IgE हो, इस बात का क्या मकसद है, इस बात, हाँ जी क्या होती है एंटी ह्यूमन IgE, कोई बता सकता है? एक मैंने टर्म बताई थी एंटीबॉडी, याद है किसी को? हैं, बताई थी ना, टर्म बताई थी बेटा। एंटी ह्यूमन IgE का मतलब है ये हमारे पास एंटीबॉडी है ह्यूमन के अंदर IgE, हम एक और ऐसी एंटीबॉडी बनाएं जो आके इस एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाए।
वो एंटीबॉडी है। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगी, ये आगे किसी और चीज़ के साथ बाइंड नहीं करेगी। तो यही वो कह रहा है कि एंटी ह्यूमन IgE बना ली जाए और उसके इंजेक्शन लगा दिए जाए बॉडी के अंदर, जो स्पेसिफिकली जाके हमारी IgE के साथ बाइंड कर ले, ताकि वो आगे एलर्जिन के साथ बाइंड ना कर सके और एलर्जी ना हो, हाइपर सेंसिटिविटी ना हो। ड्रग थेरापीज हैं, इसके बारे में भी बात की। एंटीहिस्टामिन, एंटील्यूकोट्राइन्स, ये 2 एग्जांपल मैंने अभी आपको कहा भी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में आप घर जाके देखिएगा। स्टेरॉइड्स समटाइम डॉक्टर लेते हैं, बट स्टेरॉइड इज़ नॉट अ हेल्दी सोल्यूशन अनलेस आपने किसी की लाइफ सेव करनी हो या कोई और ऑप्शन ना हो, आपको स्टेरॉइड यूज़ नहीं करने चाहिए। मैं आपकी बात सुनता हूँ बेटा। और इसके अलावा हम ऐसी ड्रग यूज़ करते हैं जो आपके CAMP, साइक्लिक AMP को क्या करें, ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये मैसेंजर मॉलिक्यूल है, ताकि आगे इन्फॉर्मेशन ना जाए। और इसके अलावा हम एपिनेफ्रिन के एगोनिस्ट यूज़ करते हैं जो उनको ब्लॉक करते हैं। जी बेटा कुछ पूछ रहे थे। परमानेंटली हमने नहीं करना, वो जो हम ये इस तरह के ड्रग जब देते हैं, हम उस एरिया तक देते हैं जब तक कि एलर्जिक रिएक्शन ख़त्म नहीं हो जाता। मीन जस्ट लाइक अ मेडिसन, मीन आप एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन, उसके बाद आप उसको स्किप कर देते हैं। इसी तरह एलर्जी का आप एक कोर्स करते हैं जो जब 5 माह, 6 माह या साल है, उसके बाद अल्टीमेटली आपने उसको लीव करना। आपकी बात ठीक है, अगर आप परमानेंट उसको ब्लॉक कर देंगे तो बॉडी के ऊपर और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बेटा कोई और क्वेश्चन यहाँ पे? नहीं, ये ख़त्म नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं कि भाई देखें, आपकी बॉडी जब तक हम जिंदा हैं, हमारी बॉडी तब तक एंटीबॉडीज़ बनाते रहेंगे, ठीक है। ये तभी ख़त्म होगी। 2 तरीके हैं इसके, या तो आप उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दें। पर्सपेक्टिव चेंज करने का मतलब है, आप कहेंगे ये एक बंदा है, आप कहने जी ये बंदा नहीं है, ये बंदी है। ये इतना ही मुश्किल है आपके इम्यून सिस्टम को समझाना। इम्यून सिस्टम कहता है जी, आप कहते हो जी ये पीनट है, आप क्या कह रहे हो, पीनट है। इम्यून सिस्टम कहता है नहीं ये पीनट नहीं है, ये क्या है, ये एलर्जिन है। ये वही बात है, इम्यून सिस्टम कह रहा है ये मेल है, आप कह रहे हो नहीं ये फीमेल है। अब उसको यहाँ से यहाँ पे लाना, दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। कुछ केसेस हमारे पास सक्सेसफुल हैं। वो क्या करते हैं, 5-5, 6-6 साल, 10 साल मैंने लोगों को देखा है कंटिन्यूसली वो वैक्सीनेशन लेते हैं और हर रोज़ लेते हैं, जो वैक्सीनेशन का कोर्स करते हैं। फिर भी वो 70-80% इस चीज़ में कामयाब होते हैं, 30% फिर भी रह जाती है कुछ ना कुछ। बट फिर भी किसी दिन इसको होश आ गया कि नहीं ये तो एलर्जन ही है, आपकी सारी मेहनत 10 साल की ज़ाया हो जाएगी। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे ये हर 2 दिन के बाद नई IgE बनाएगा, क्योंकि पहली जो IgE है वो 3 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। अब जो इन्फॉर्मेशन उसके फीड है, अनलेस दिस इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर। हाँ, अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करें, अपने इन्वायरमेंट फैक्टर को चेंज करें, यू कैन स्विच इट। बट अगर ये हेरिडिटी है, यू कॉन्ट डू एनीथिंग, इस तक के आप अवॉइड करें। ये सेम इमेज बट डिफरेंट, हमने इसको ज़रा इजी करके दिखा दिया है। डेंड्राइटिक सेल है, एंटीजन है, टी सेल से एक्टिवेट हुआ, IgE सिक्रीशन होगी और आगे क्या हो रही है, मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल है, ये इम्यूनोथेरेपी का आपको दिखाया हुआ है। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है, अगर आप इम्यूनोथेरेपी देंगे तो क्या होगा, इम्यूनोथेरेपी होगा। ये डेंड्राइटिक सेल है, ये आपके IgE हैं और ये इंटरफेरॉन गैमा और T रेगुलेटरी सेल यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। अब जहाँ पे ये IgE के साथ बाइंड कर रही थी, अब ये IgE के साथ नहीं बाइंड कर रही है, किसके साथ बाइंड कर रही है, IgG के साथ। हमने IgE को शफल करवा दिया टेम्परेरी तौर पे, किससे, IgG के। जब ये इसके साथ बाइंड करेगी तो ये जो डिग्रेनुलेशन हो रही है ये यहाँ पे नहीं होगी। अब देखें, ये जो आपकी पिंक है एंटीबॉडी वो IgE है। हमने क्या किया, अमीनोथेरेपी के ज़रिए इसको क्या दिया, ये ब्लू वाली IgE दे दी है। जब ये बाइंड कर रहा है, एक साइड से ये IgE से तो बाइंड कर रहा है और एक साइड से कि किससे बाइंड कर रहा है, IgG से।
ये कोशिश करेगा इसको करने की, मगर आज जी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इंस्ट्रक्शन दे दिए कि नहीं ये वो चीज़ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये वो चीज़ है जो हम इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये जो मास डीग्रेनुलेशन है वो यहाँ पे नहीं हो रही। दिस इज इम्यूनोथेरेपी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमारी जो लेंथ ही थी वो यही थी, बाकी छोटी छोटी है। टाइप 1 के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम टाइप 2 की तरफ आते हैं। टाइप 2 एंड हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। एग्जाम्पल, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या न्यू बोर्न के अंदर हीमोलाइटिक ब्लड रिलेटेड आपकी डिजीजेज आती हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर हुआ, गट के अंदर मेन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, आपकी बॉडी ने उसका क्या बनाया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई। अब वो एंटीबॉडी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। अब वो जो एंटीबॉडी मौजूद है वो किससे अटैच हो जाएंगी, आरबीसीज के साथ, और वो क्या करेंगी, और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जी, ये एंटीजन है, ये कहाँ पे आया, हमारी बॉडी में, ठीक है। अब बॉडी ने इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनानी है, एंटीबॉडीज बनानी है, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज है ये इसको एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगी, और साथ में ये जो एंटीजन है ये आपके कहाँ पे, बॉडी के ब्लड के साथ, इसके साथ अटैच करते हैं। पहले इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ समझ लें, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। ये चीज़ शायद आपने पहले भी पढ़ी हो। ये आपके जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप टाइपिंग है, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ए के अंदर एंटीजन ए होती है, एंटीबॉडी बी होती है। बी के अंदर एंटीजन बी होती है, एंटीबॉडी ए होती है। ए बी के अंदर एंटीजन ए एंड बी होती है और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती। ओ के अंदर एंटी ए भी होती है और एंटी बी भी होती है। इसका क्या मतलब है, एक बात याद रखें, सिंपल आसान है ये। मेरा ब्लड ग्रुप ब्लड सपोज ए है, तो इसका मतलब है मेरा अपना सेल है, और मेरे अपने सेल ए के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी। एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होगी, अपोजिट प्रोड्यूस होगी, जो कि मेरे अंदर ब्लड नहीं है, तो हमेशा अपोजिट होगी। ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगी, ब्लड ग्रुप बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीबॉडी दोनों होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए भी होगा तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जो क्वेश्चन हम मेन कर रहे हैं, ये एंटीबॉडी भी कैसे आई, एंटीबॉडी भी मेरी बॉडी के अंदर कैसे आई। मेरा ब्लड ग्रुप तो ए है, तो बॉडी को कैसे पता चला कि ये ब्लड ग्रुप बी है। क्या मैंने किसी का ब्लड ग्रुप अपने अंदर इंजेक्ट किया, मैंने तो नहीं किया, बट मेरे अंदर एंटीबॉडी मौजूद है। हाउ इट केम, ये कैसे आए, क्वेश्चन है ना। आप सबका, किसी का ए ब्लड ग्रुप होगा, किसी का बी होगा। आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी है आपके अंदर, आपका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर कैसे आई, कैसे ओरिजिनेट हुई, क्वेश्चन है ना। हाउ, उस हाउ का जवाब ये है कि कुछ पैथोजन होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। अब वो एंटीबॉडी क्या है, ये इन स्ट्रक्चर पे देखें, ये मैंने क्यों बनाया है। आपने बायोकेमिस्ट्री का कोर्स पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये वो शुगर मॉलिक्यूल है कि आपके पास ग्लैक्टोज है, फ्यूकोज है, लिपिड चेन है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। ये आपकी क्या है, एच एंटीजन है। खैर इसको छोड़ दें आप, ये एच एंटीजन होती है, ये मैं बाद में बताता हूँ। ये एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन है, ये और ये ग्लैक्टोस है। अब ये जो शुगर रेजिड्यूज हैं इसको कहा जाता है, इसके ऊपर ये यूनिट्स लगे हुए हैं, ये आपकी एंटीजन ए है और ये आपकी एंटीजन बी है और ये आपकी एंटीजन एच है। ये वही एंटीजन हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं।
अगर ये नहीं होगा तो एंटीबॉडी इसकी होगी, अगर ये होगा तो एंटीबॉडी इसकी होगी। अब ये हमारी बॉडी में एक्सपोजर कैसे होता है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये होता है कि ये हैं क्या, शुगर डेरिवेटिव्स हैं। यही शुगर डेरिवेटिव किसी XY बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद है। ऐसा नहीं है मैंने अपनी बॉडी के अंदर किसी का ब्लड इंजेक्ट किया, नो, बट इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं जिसके ऊपर ये वाला शुगर रेजिड्यू मौजूद है। बैक्टीरिया है ये, कोई भी XY ABCG कोई भी है, इसके ऊपर ये वाला एंटीजन मौजूद है। मेरा ब्लड ग्रुप क्या था, B था, या मेरा ब्लड ग्रुप लेट्स सपोज A है, मेरा ब्लड ग्रुप A है, तो मेरी बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगी। बट एक और बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया B, मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी उसकी नहीं है, बट एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर ये वाला शुगर रेजिड्यू मौजूद है। तो बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाई थी वो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाई थी, बट सेम जो यूनिट है वो दूसरे के ब्लड ग्रुप के ऊपर भी मौजूद है। तो बॉडी उसको क्या समझेगी कि ये उसके ब्लड ग्रुप का है। नहीं समझ आ रही बात की? लेट्स सपोज एक बैक्टीरिया A है, सॉरी बैक्टीरिया 1 है और बैक्टीरिया 2 है, ठीक है। इसके अंदर ABC और इसके अंदर XYZ, ABC एंड XY, ये क्या है, एंटीजन। बॉडी इसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और बॉडी इसके अगेंस्ट भी दूसरे पर्सन के अंदर क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। अगर ये चीज़ ना हो, मैंने एंटीबॉडी नहीं बनेगी। मैंने ये कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप है A, माई ब्लड ग्रुप। मेरा ब्लड ग्रुप A है, ये मेरा सेल्फ सेल है। बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कभी भी नहीं बनाएगी क्योंकि ये मेरा सेल्फ सेल है। बट मेरा ब्लड ग्रुप B नहीं है, बट मेरी बॉडी के अंदर B एंटीबॉडी मौजूद है। ये कहाँ से आई है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये ब्लड ग्रुप की वजह से नहीं आई, ये इस बैक्टीरिया की वजह से आई है। जब ये बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर आया, बॉडी ने इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई। अब ये एंटीबॉडी किससे मैच करती है, ये उस शुगर रेजिड्यू से मैच करती है जो B ब्लड ग्रुप वाले के अंदर जो ब्लड मौजूद है। ये एंटीबॉडी किससे मैच करती है, उस B ब्लड ग्रुप से मैच करती है। कहने का मतलब ये है कि जो B ब्लड ग्रुप की एंटीजन है वो एग्जैक्टली सिमिलर है ब्लड ग्रुप B के साथ, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मेरी एंटीजन तो एंटीबॉडी बन ही नहीं सकती। मगर जब मुझे इस बैक्टीरिया ने मेरे ऊपर इन्फेक्ट किया तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई थी, तो साथ ही बॉडी ने इम्यूनिटी बना दी B ब्लड ग्रुप वाले के साथ, क्योंकि दोनों की एंटीबॉडीज़ क्या हैं, सेम है। सो कंक्लूजन यही है बेटा कि इसके अंदर जो आपकी जो शुगर रेजिड्यूज़ हैं ये आपके एंटीजन के तौर पे काम करते हैं, और वो कहाँ से आए हैं, वो आपके किसी बैक्टीरिया की वजह से आए हैं, और बॉडी उसको जो है ना डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो लास्ट स्लाइड हम पढ़ रहे थे इसमें वो यही बात कर रहा है, जब आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है आपकी बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है कोई अपोजिट ब्लड ग्रुप आप लगा देंगे तो बॉडी उसको फ़ौरन समझ के क्या कर देगी, डिलीट कर देगी। और ब्लड की लाइसिस होती है, लाइसिस के बाद आपके पास जो प्लाज्मा होता है या हीमोग्लोबिन होती है वो हीमोग्लोबिनेरिया बनता है, और वो उसको क्या होता है, डिलीट होता है, और ये कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में। और ये बिलिरुबिन अगर आपकी बॉडी के अंदर हाई लेवल पे चला जाए तो ये क्या होता है, बॉडी के लिए टॉक्सिन, और इसमें आपको चिल्स, फीवर या ब्लड क्लॉटिंग वगैरह जैसी बीमारी आपके बॉडी के अंदर हो सकती है। टाइप 2 की जो आप कहें कि भी एंटीबॉडी की जो सबसे मेजर डिजीज़ है वो है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हीमोलाइटिक डिजीज़ होती है, जो कि RH फैक्टर की वजह से होती है। शायद आपने सुनी हो, ये चीज़ पढ़ी हुई है,
पढ़ी हुई है आप लोगों ने? चलें फिर तो मुझे एक्सप्लेन करना आसान है। जो कि एंटीबॉडीज़ IgG होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में चली जाती हैं और मदर की बॉडी क्या कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। अगर इसको यहाँ से समझाना ज़्यादा आसान होगा, हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी कोई इशू नहीं होता। ये फर्स्ट बेबी है, इट्स अटैच विद द प्लेसेंटा विद द मदर, और मदर से ये क्या कर रहा है, ले रहा है। मदर आपकी जो भी है RH पॉजिटिव है, लेट्स सपोज, मैं एक मिनट देख लूँ, मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है। ये जो चीज़ शो कर रही है इसका ये मतलब है कि भी आपकी क्या है, RH पॉजिटिव है जी। जब डिलीवरी हो जाती है मदर से बेबी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इस सेपरेशन के दौरान जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है तो कुछ ये जो RH पॉजिटिव वाली हैं ये किस में चली जाती हैं, मदर की बॉडी में चली जाएंगी। मदर की बॉडी उसको क्या करेगी, फॉरेन कंसीडर करेगी, क्योंकि वो मदर का हिस्सा नहीं था, वो किसका हिस्सा था, बेबी का हिस्सा था। अब मदर उसको क्या कर देगी, इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर देगी, मदर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और बट होगा क्या, जब ये इसने इसको मेमोरी, इसमें मेमोरी में ये क्या कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। इसको डिलीट तो कर दिया बट मेमोरी में सेव कर लें। अब मदर के लिए क्या है कि RH पॉजिटिव उसके लिए एक ख़तरा है क्योंकि उसकी मेमोरी में आ गया। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है, सेकंड प्रेगनेंसी में भी अगर आपके पास बेबी RH पॉजिटिव आ गया तो वो उसकी मेमोरी में क्या है कि ये, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या कर देगा, इस बेबी को अल्टीमेटली वो नहीं होगा, तो मिसकैरेज हो जाता, प्रेगनेंसी सेफ नहीं रहती। इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इसको हमने क्या करना है, क्योंकि बॉडी ने उसको सेव कर दिया, RH नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से डिस्ट्रॉय हो। इसका सोल्यूशन ये है, रोगैम के इंजेक्शन लगते हैं। रोगैम क्या है, ये वही समझ लें कि भैया आपका एंटीबॉडी है, कि जब कोई उसको कपल को पता हो कि हमें ये प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, उसका पहले जब व्हेन अ कपल इज ट्राइंग टू कंसीव तो वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं इसका। ये इंजेक्शन क्या करता है कि इसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो आपके जो B सेल एक्टिवेशन है, जो मेमोरी सेल फॉर्मेशन होती है वो ब्लॉक हो जाती है, वो नहीं होती, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है वो सेफ एंड साउंड रहती है। तो ये बेसिकली आपके पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर ये चीज़ आती है, और हम रोगाम शॉट्स उनको लगते हैं ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जी बेटा, नहीं होता, वो ये होता है कि भाई वो टारगेटेड है। ये जो रोगाम के नाम से जो ड्रग का इंजेक्शन लगते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म होता है, और इसका इफेक्ट भी वो तब तक रहते हैं जब तक कि वो बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। ये बड़ी ही इन्होंने रिसर्च के बाद ये बड़ी टारगेटेड, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जिस तरह से बनाए जाते हैं उस तरह से ये की जाती है। जी बेटा, जहाँ तक बात थी हमारी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप 3 है। इसको हम ऑर्थस रिएक्शन कहते हैं, जो कि आप कह लें कि एंटीजन के इंजेक्टेड की वजह से स्किन इंड्यूस या इंसेक्ट के बाइट्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये सीरम सिकनेस भी कहलाती है। पैथोजेंस जैसे कि मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, या मलेरिया के जो पैथोजन है, ये तो डिजीज़ के नेम है, इनके पैथोजन की वजह से होती है। या कुछ आपके पास ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन या सल्फोनामाइड्स, और ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपस। इसको हम कहते हैं इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसके अंदर फैगोसाइटिस और क्लियरिंग होती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी अल्टीमेटली क्या करते हैं, टिश्यू डैमेज करते हैं। इनिशियली हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर आपके पास जब एंटीजन एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बनता है, मीन एक शॉट आया एंटीजन एंटीबॉडी का, पहला एक जो इसमें आप कह लें कि कम्प्लेक्स बनता है, इम्यून सिस्टम उसको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। एक या दो कम्प्लेक्सेस को क्लियर करना बॉडी के लिए कोई मसला नहीं होता, बट अगर वो रिपीटेडली आता जाए तो बॉडी के अंदर ये इतने रिपीटेडली होते हैं कि बॉडी की सीरम सिकनेस का ये मतलब है उसके अंदर न्यूट्रोफाइल्स, उसके अंदर इओसिनोफिल्स, उसके अंदर आपके WBCs, उसके अंदर B सेल डेफिशिएंसी हो जाती है। और बॉडी क्या करती है कि उस कम्प्लेक्स तो बन गया होता है
मगर न्यूट्रलाइजेशन पावर ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो फैल जाता है। और ये देखें यहाँ पे ये सारे रैशेस पड़े हुए हैं बॉडी के ऊपर, और ये रैशेस फैलते फैलते पूरी बॉडी पे फैल जाते हैं। दैट्स वाई इसको इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी या टिश्यू डैमेज अल्टीमेटली इससे होता है, वो हम कहते हैं। और ज़्यादा अगर इसको ना तवज्जो दी जाए तो ये क्रोनिक भी हो सकता है। क्रोनिक का मतलब है टाइम के साथ ये बढ़ता ही चले जाए। नाउ द फोर्थ टाइप जो हमारी टाइप 4 या डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी हमारी कहलाती है, ये हमारी बेसिकली सम जो टी सेल पॉपुलेशन है उनकी वजह से होती है। ये डिटर्मिनेंटल मोस्ट केसेस हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्यों है, जिसके अंदर एग्जांपल कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ट्यूबर लीजन्स एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसके जो एजेंट है जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, इसके अलावा फंजाई के अंदर कैंडिडिया अल्बिकेंस है, इंटरसेलुलर पैरासाइट्स के अंदर लेशमीनिया है, वायरसेस के अंदर वायरोला, हर्पेस सिम्प्लेक्स, मीजल्स और कुछ और एजेंट हैं जैसे हेयर डाइज, निकल सॉल्ट, पॉइजन एवी प्लांट, पॉइजन ओक, ये कुछ एजेंट शामिल हैं जो आपके डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी को कॉज करते हैं, और ये लोकलाइज इन्फ्लेमेशन और प्रॉब्लम इसके अंदर कॉज करते हैं। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर हम कहते हैं 2 फेज़ हैं, एक है सेंसिटाइजेशन फेज़ और एक है आपके पास इफेक्टर फेज़। सेंसिटाइजेशन फेज़ क्या है कि आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो कि एंटीजन को ट्रैप करके लाया और उसने टी सेल को दे दी। यहाँ पे ये रिसेप्टर है ऑटोक्राइन, हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन होता है कि खुद जनरेट कर रहा है और अपने ही सेल को एक्टिवेट, या फिर ये क्या होगा, ये खुद जनरेट करके नियर बाई सेल को ये एक्टिवेट कर, ये आपका क्या है सेंसिटाइजेशन फेज़ है। इसके अंदर 5-6 दिन लग जाते हैं। देन इफेक्टर फेज़ आता है, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं सेल, ये आगे जाके ये मैक्रोफेजेस हैं जो अभी रेस्टिंग फेज में, ये सेल जाके इस मैक्रोफेज को क्या करेंगे एक्टिवेट कर देंगे, और मैक्रोफेज क्या करेंगे आगे प्रोसीजर शुरू कर देंगे, मीन उस सेल को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, बट कुछ है ही नहीं, वो उसको फॉल्स पॉजिटिव यूँ समझ ले कि करके उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। मेरा मोबाइल बज नहीं 22। तो ये आपकी डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी है विच टेक्स सम टाइम। अब इसका जो टेस्ट होता है, इसका टेस्ट ये होता है कि अभी चेक करने के लिए कि किसी पर्सन को डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी है कि नहीं है। उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस का एक छोटा सा उसके स्किन के ऊपर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाए, जिसको मेंटॉक्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटॉक्स। अब ये स्किन के ऊपर लगाया गया स्किन, और उसको छोड़ दिया जाता है 48 आवर से 72 आवर। 48 आवर के बाद देखें इस टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली 10 mm का साइज़ है। 72 आवर के बाद ये बढ़ के इतना हो गया, पहले ये इतना सा था, अब ये बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है जैसे जैसे ये टाइम 2 से 3 दिन गुजरते हैं, इसका साइज़ क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये आपके पास डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। और इसकी जो एग्जांपल है आपके पास पॉइजन आइवी की, जो प्लांट है एक, इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको यूरोशियोल कहते हैं, ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, और ये इसका आर ग्रुप है। आर ग्रुप में इनमें से कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग चेन अल्काइल कोई भी हो सकती है, और इसके अंदर अल्काइल कैटियोल्स होते हैं, और 15 to 17 ये 15 से 17 तक कार्बन चेन हो सकती है। और ये केमिकल जैसे ही ह्यूमन स्किन को टच करता है तो ये रैशेस होंगे। ये इतनी जल्दी नहीं होते, क्या होंगे उस टाइम तो कुछ भी नहीं होगा, 2-3 दिन के बाद पहले छोटा सा बनेगा, फिर उससे बड़ा होगा, और फिर उससे बड़ा होगा, विच मीन दैट यू नीड अ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इसको रिजॉल्व करने के लिए।